तो आज हम लोग क्लास 10वीं में मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 को शुरुआत करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोगों को 3 महत्वपूर्ण बातों को जानना है। अगर हम लोग उन 3 महत्वपूर्ण बातों को एक बेहतरीन तरीका से समझ लेते हैं और समझ लेने के बाद फिर इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं तो यह चैप्टर समझने में हमको काफ़ी आसान लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान ही लेते हैं कि वह 3 महत्वपूर्ण बात है क्या। तो आइए, सबसे पहला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को ही इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसका ही और एक नाम है संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति का नाम 3 है, 4 को रहता है, ठीक उसी तरह भाज्य संख्या के 3 और नाम है। यानी कि भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या, इसके बाद यौगिक संख्या। और इस टाइप का क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बार बार। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त संख्या है। तो देखिए, इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिएगा ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ ही हम करा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा में जो भी ऑब्जेक्टिव, आजकल के समय में क्या पूछ रहा है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है, तो ऑब्जेक्टिव जिस विद्यार्थी का बढ़िया रहेगा वही ने एक अच्छा अंक लाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका हो गया 4, 6, 8, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्या से कटता हो। यानी कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे ही कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। यहाँ देखिए, और एक ठेठ भाषा समझिए ना, जो बहुत सारी संख्या से कटता हो, यानी कि 2 से अधिक संख्या से कटता हो। यहाँ देखिए 4, देखिए तो 4 हो गया, 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 1 चौके 4, 4 एकान 4 और 2 दूना 4। यानी कि वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। गुणनखंड का मतलब जो 2 से अधिक संख्या से कटता हो। इसके बाद देखिए 6 को भी देखिए 1 से कटता है, 6 से भी कटता है। कोई भी संख्या 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। स्वयं का मतलब 6 है तो 6 से कटेगा ना। देखिए तो 6 एकान 6 कट गया ना। तो कोई भी संख्या 1 से कटेगा ही। इसके बाद देखिए 1 से कटता है ना, 1 छक्का 6 कट गया ना। तो कोई भी संख्या 1 से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, और उसके बाद अन्य संख्या से भी कटे। देखिए ना, इसके बाद 3 से भी कटेगा, इसके बाद 2 से भी कटेगा। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। और ये तीनों का मतलब एक ही है। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी फंसा देता है। फंसाएगा कैसे, बोलेगा कि निम्नलिखित में सब क्वेश्चंस को हम पढ़ा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। निम्नलिखित में कंपोजिट, यहां देखिए कंपोजिट नंबर है। यहां देखिए कंपोजिट का अर्थ क्या हुआ, यानी कि कंपोजिट का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, तो संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या और यौगिक संख्या। लेकिन इसी को, यानी कि कंपोजिट नंबर को, यहाँ पे कंपोजिट नंबर लिखा है ना, इसी को हिंदी में लिख देता है। देखिए, कंपोजिट का हिंदी में अर्थ क्या हुआ, तो हिंदी में अर्थ हुआ भाज्य संख्या। लेकिन कंपोजिट को ये यहाँ पे देखिए, तो ये इंग्लिश में है, इसी इंग्लिश को जो है हिंदी के जैसे लिख दिए। कंपोजिट यहाँ पर भी है ना, इसी इंग्लिश को हम लोग हिंदी में लिख दिए। इस तरह से पूछता है। जैसे कि प्राइम का मतलब क्या होता है, समझिए बढ़िया तरीका से, नहीं होगा एक भी प्रकार का टेंशन, आप लोग समझ जाइएगा बढ़िया से। देखिए, प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, तो प्राइम नंबर का ये इंग्लिश हुआ, इंग्लिश का हिंदी में मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का अभाज्य संख्या। लेकिन पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन प्राइम नंबर है, यानी कि इसी इंग्लिश को हिंदी की जैसा लिख देता है। तो इस तरह से भी आप लोग बढ़िया तरीका से सोचिएगा, बढ़िया तरीका से पढ़े रहिएगा, तब ना वहाँ पे मारिएगा ऑप्शन टिक बढ़िया तरीका से, मतलब कि सही मारिएगा। तो हम यही छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों को बताते जाते हैं ताकि मेरा विद्यार्थी का अभी से ही ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरीका से तैयारी हो जाए, एक भी बात को नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए, अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, तो रूढ़ संख्या किसको कहते हैं, तो 1 से बड़ी संख्या, यानी कि यहाँ देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग बढ़िया तरीका से कॉपी में लिख लीजिएगा। मैथ का भी एक कॉपी बनाइए जिसमें सारे फार्मूला, जिसमें जितना भी हम थ्योरी बताएंगे, जितना भी हम कंसेप्ट बताएंगे, उसको बढ़िया तरीका से उसमें लिख लीजिएगा। देखिए, अभाज्य संख्या, वैसे इन सब के बारे में हम बढ़िया तरीका से वीडियो के अंतर्गत बताए हैं, तो आप लोग देखते नहीं है, इसलिए हमको जो है बार बार उसी चीज़ को पढ़ाना पड़ता है। तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए ना, GKS स्टडी सेंटर मैथ रियल नंबर, उसमें इन्हीं सारे छोटी छोटी बातों के बारे में हम एक बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। यदि आप लोग उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा ना, 2 वीडियो बना दिए हैं छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों को। अगर आप लोग उन दोनों महत्वपूर्ण वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। फिर भी हम यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। 1 से बड़ी संख्या, एक नहीं, 1 से बड़ी संख्या जो स्वयं से और 1 से कटे, उसी को कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। यहाँ देखिए,
2 हो गया, 2 को कहते हैं अभाज्य संख्या, 3 को भी कहते हैं, 5 को भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से करता है, स्वयं से करता है, इसके बाद कोई अन्य संख्या से नहीं करता है। इसके बाद देखिए 3 1 से करता है, स्वयं से करता है, स्वयं से मतलब 3 है तो 3 से कटेगा, और 1 से तो कटेगा ही। इसके बाद देखिए 5 भी देखिए 1 से करता है, 5 से भी करता है। तो जिस संख्या का 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, उसी को कहते हैं क्या? अभाज्य संख्या। 2 गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? सिर्फ 2 ही संख्या से कटे। 2 गुणनखंड का मतलब समझा ना, सिर्फ 2 ही संख्या से कटे, और वह संख्या कौन होगा? और 1 होगा और स्वयं होगा। यानी कि इसके बारे में जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग वहां पर लिखिएगा, जिस संख्या का गुणनखंड 2 हो। 2 गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? 2 संख्या से कटता हो, 1 से और स्वयं से। यानी कि 5 है तो 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, और बाद बाकी अन्य संख्या से न कटे। अगर दूसरा संख्या से कट जाएगा तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 तो 1 से भी करता है और 4 से भी करता है, यानी कि 1 से भी करता है, स्वयं से भी करता है, और दूसरा संख्या से भी कट जाता है, तो इसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। इसके बाद देखिए 23 को बोलेंगे, 23 को बोलेंगे अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से करता है और स्वयं से करता है, और बाद बाकी किसी संख्या से नहीं करता है, तो इसी को तो कहते हैं अभाज्य संख्या। समझ गए ना इसके बारे में? समझ गए ना इसके बारे में? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? आइए शुरुआत करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ? इसके बाद देखिए प्राइम नंबर का मतलब हुआ अभाज्य संख्या। इसका इंग्लिश भी याद रखना है, अभाज्य संख्या। इसके बाद देखिए प्राइम नंबर के बाद क्या हम बताए अभी? कंपोजिट नंबर, इसको भी याद रखना है। कंपोजिट नंबर पूछता है घुमा के, निम्नलिखित में कौन कंपोजिट नंबर है, यही दे देगा। इंग्लिश है ना, इंग्लिश को हिंदी में लिख देगा। समझ गया? इंग्लिश का हिंदी अर्थ हुआ क्या? इंग्लिश का हिंदी अर्थ हुआ कंपोजिट का भाज्य, संयुक्त, यौगिक, लेकिन इसी इंग्लिश को हिंदी में लिख देगा कंपोजिट नंबर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कंपोजिट नंबर, इसी तरह से लिख देता है। तो यहाँ पे समझे रहिएगा, तब ना वहाँ पे बढ़िया तरीका से बनाइएगा। इसको कहते हैं भाज्य संख्या। समझ गए? ये 2 महत्वपूर्ण बातों पर तो चर्चा कर लिए। आइए अब तीसरे महत्वपूर्ण, यही है सबसे महत्वपूर्ण, VVI। देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? यही समझना है बबुआ, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या है। तो देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में समझिए बढ़िया तरीका से। प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कितना विद्यार्थी कहता होगा, सर जी डायरेक्ट आप चैप्टर पे क्यों नहीं बताते हैं, ये छोटी छोटी बातें को क्यों बताते हैं? तो हम उस टाइप का नहीं है जिस टाइप का आप सोचते हैं। हम चैप्टर के पीछे में जितने भी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें होगी, हम सारे आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको भविष्य में आगे ऑब्जेक्टिव बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और आप आगे अच्छा कीजिएगा। जब छोटी छोटी, तब ना कहता है जिसका जड़ मजबूत रहता है उसको कोई हिला नहीं पाएगा। तब ना आप ही लोग कहते हैं कि जिस वृक्ष का जड़ जितना मजबूत रहता है ना सर, वह वृक्ष उतना फलता फूलता है। वह वृक्ष, अगर उस वृक्ष में कितना भी अब आंधी तूफान आ जाएगा, जिस वृक्ष का जड़ मजबूत रहेगा तो उसको कोई हिला नहीं पाएगा। तो आप भी तो एक विद्यार्थी हैं, आप भी छोटी छोटी बातों को जानिएगा तो आपका भी जड़ मजबूत हो जाएगा, और जब आपका जड़ मजबूत हो जाएगा तो आपको कोई विद्यार्थी हिला नहीं पाएगा, आपको कोई बुर्बक नहीं बना पाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए हम छोटी छोटी बातों को बताते हैं। यहाँ देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक भाज्य संख्या को, लिख लीजिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलिए भाज्य संख्या हो गया 4 हो गया, 8 हो गया, 24 हो गया, ये सब क्या है? भाज्य संख्या ना है। क्यों है भाज्य संख्या? 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, और स्वयं से भी करता है, 4 से भी करता है, 1 से, 2 से, 4 से, और स्वयं से भी करता है। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि जो संख्या 2 से अधिक संख्या से करता हो, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए इसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। एलसीएम जो निकालते हैं 2 दूना 4, इसको देखिए, इसको भी करते हैं 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी कि 2 गुना 2, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ये लिख सकते हैं ना। ये 2 क्या है? प्रत्येक, ये तो भाज्य संख्या है। 4 8 क्या है? 24, ये सब क्या है? ये सब भाज्य संख्या है। इसी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ये 2 गुना 2, ये क्या है? अभाज्य संख्या है, 2 गुना 2। इसके बाद देखिए 24, तो क्या हो जाएगा? 12 दूना 24, 2 6 12, 2 3 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये सब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या ना है।
2 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। इससे पहले बताए ना, एक से बड़ी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। ये ही ना अभाज्य संख्या है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या है 24, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। एक बात बताइए आप लोग, मान के चलिए आपको कह देगा कि 2 गुना 3 बराबर 6, तो क्या 3 गुना 2 बराबर 6 नहीं होगा? तो इसमें अंतिम में कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तथा यह गुणनखंड आने वाले अभाज्य गुणनखंड के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में है, अद्वितीय होता है। अब भाई आप तो समझ गए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखिए अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ गया। अब ये मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तथा यह गुणनखंड आने वाले अभाज्य गुणनखंड क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम का मतलब क्या हुआ, एक लगातार रूप में नहीं भी लिखेंगे ना तो पर भी सही हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार यहाँ पे लिखे हैं, मान के चलिए आपको दे देगा 18 के निकाले तो 2 में 18, 3 तिया 9। तो यहाँ पे लिखिए क्रम लिखते हैं 2 गुना 3, क्रम का मतलब 2 है तो इसके बाद 3 के बाद आना चाहिए 4 के बाद आना चाहिए 5। अगर यहाँ पर नहीं है तो 2, इसके बाद 3 दिए। क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? 3 गुना 2 यहाँ देखिए 3 गुना 6 यहाँ, इसके बाद देखिए 6 3 18, यहाँ देखिए 3 गुना 2 गुना 3। इसको उल्टा पुल्टा करके नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं क्रम के बिना। क्रम यानी कि एक लगातार क्रम में नहीं भी लिखेंगे ना तो पर भी सही होता है बात। देखिए ना 3 गुना 6 3 18 हुआ। ठीक उसी तरह इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिया 9 दूना 18। समझ गए? तो इसको क्रम में एक क्रम वाइज नहीं भी लिखेंगे तो पर भी बात सही होगा। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का मतलब समझे, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तथा यह गुणनखंड आने वाले अभाज्य गुणनखंड के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम में नहीं भी लिखेंगे ना तो पर भी चलेगा। यहाँ पे हम बताए 18 के लिए तो क्या, यानी कि तो 2 गुना 3 यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े। एलसीएम का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा। इसी तरह से मैं बचपन में एलसीएम निकालता था, ये लिखे। इसके बाद देखते हैं 2 गुना 3। अब ये हुआ क्रम में, क्योंकि 2 के बाद 3 आया है, लेकिन इसको क्रम के बिना भी लिख सकते हैं तो पर भी मान में परिवर्तन नहीं होता है। 3 गुना 2 हमको जहाँ पर मन हो, 3 गुना 2 गुना 3 गुना 6 3 18। देखिए 18 आया, इसको उल्टा भी लिखें। तीनों को, यही 2 संख्या को पहले लिख दिए, 3 तिया 9 दूना 18। बात तो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। समझ गए ना? तो इसी को कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। मैं न तुझे भुला सका, तुमने कैसे भुला दिया हो। इस चैप्टर के बारे में कहते हैं, हम इसको भुलाना नहीं चाहते हैं, इसने हमको कैसे भुला दिया। तो कोई भी बात आपको भुलाता कब है, जब आप उसका ख्याल नहीं रखिएगा, जब आप लोग बार बार पढ़िएगा नहीं तो वह चीज़ क्या होगा, आपको भुला देगा। कोई भी इंसान जिसका कदर नहीं कीजिएगा तो आपको भुलाइए नहीं देगा। यहाँ देखिए पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको व्यक्त कैसे करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ देखिए 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। देखिए इसको 140 है, 140 को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 2 7 14, 35 दूना 70, 5 7 35। यहाँ देखिए 2 7 14, 2 0 0, 35 दूना 70, 5 7 35 हो गया ना। तो इसको लिख सकते हैं किसको, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। गुणनफल का मतलब गुना करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यही आंसर हो गया। समझ गए? ठीक उसी तरह 156 का करना है तो 156 का क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 तिया 6, इसके बाद देखिए 2 9 18, 3 13 तिया 39, ये हो गया। 156 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। इसका क्या हो जाएगा, दूसरा का सब लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या लिखे, 2 दूना 4 तिया 12, अब 12 13 को गुना कीजिएगा तो 156, 2 7 14, 2 8 16, और इसके बाद देखिए 2 तिया 6, 2 9 18, 3 13 तिया 39। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2
गुना 3 गुना 13, यही हो गया इसका आंसर। समझे ना किस तरह से बनाया जाता है। पहले जो बचपन में एलसीएम निकालते थे तो एलसीएम नहीं है, एलसीएम अभाज्य संख्या का गुणनफल है। तो जो भी संख्या एलसीएम में ले रहे हैं तो वो सब क्या है, अभाज्य संख्या ला रहा है। देखिए 2 3 13। अब यहाँ पे आप लोग एलसीएम का भी मतलब समझ गए, वैसे हम एलसीएम का भी मतलब समझाएंगे। अभी जस्ट एलसीएम होता क्या है तो समझ गए ना। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये तीसरा, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। बस आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। 38 25 तो 38 25 का क्या हो जाएगा, एलसीएम की तरह ही बनाते हैं, लेकिन एलसीएम के माध्यम से हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निकालना है। इस तरह से तो हम लोग एलसीएम में नहीं निकालते हैं, इसी से पता चल जाता है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकालने के लिए इस तरह से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, 8 3 11, यानी तो 8 2 10, 5 15 3 18, यानी कि 18 3 से कटता है, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य होगा ये पूरी संख्या। 3 1 3, फिर इसके बाद देखिए 3 2 6, तो 8 में से 6 गया 2, 3 7 21, 3 5 15। इसके बाद देखिए 2 1 3, यानी 7 2 9, 1 10 5 15, यानी कि फिर 3 से कट रहा है, तो यह इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, हम लोग कैसे पहचान करते हैं कि ये 3 ही से कटेगा। तो उसका कारण यह है कि सभी संख्या को जोड़ेंगे, सभी संख्या को जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जाता है तो समझ जाते हो 3 से कटेगा। यहाँ देखिए 2 1 3, 7 3 10 5 15, इसको जोड़े तो 15 15, तो 3 से कटता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, ये पूरा संख्या भी कटेगा 3 से। 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। इसके बाद देखिए 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 8 40, 5 1 25। इसके बाद देखिए 5 से 8 कटेगा, 5 1 5, 5 1 5। इसके बाद हो गया तो 8 में से 5 गया 3, और 3 5 5 7 35, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। एलसीएम में क्या करना पड़ता है, एलसीएम में तो इसको गुना करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। एलसीएम नहीं कह रहा है निकालने के लिए, लेकिन इसी तरीका से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, इसी तरीका से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और इसके बाद जो है अंतिम में गुना कर देते हैं सभी संख्या को, 3 गुना 3 5 गुना, इस तरह से। यहाँ पे गुना नहीं करना है, एलसीएम नहीं निकालना है, सिर्फ गुणनफल के रूप में दर्शा देना है। तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। देखिए अब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त बात हम आपको बताते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसमें पूछेगा कि 3825 में, यानी कि 3825 में 5 का घात कितना होगा। तो देखिए 5 का घात कितना है, ये ऑब्जेक्टिव में, यानी कि 5 का पावर स्क्वायर कर सकते हैं ना, 2 गो है तो 5 का पावर स्क्वायर 3। यहाँ देखिए 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, गुना 17। तो 5 का घात 2 है। इसी में पूछेगा 3 का घात कितना है, तो 3 का घात 2 है। तो इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा है। आप लोग एक बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ ही करते जाएंगे, समझ गए ना। तो आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमको टॉपर बनाना है, चाहे इसके लिए हमको कितना ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखते जाइए, और वीडियो के अंदर में हम आपको क्या क्या समझाने का प्रयास करते रहते हैं, सिर्फ उसको समझिए। तो समझ गए ना। अब आइए चौथे नंबर के सवाल को सॉल्व कीजिए। तो चौथा नंबर में देखिए 5005 है, इसको कीजिए। तो 5 1 5, क्यों 5 से काटे, कैसे पता कर लीजिए, क्योंकि जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो वह 5 से कटता है। तो 5 1 5, 5 0 0 5 0 0 और 5 1 5। इसके बाद 7 से लगाते हैं, 7 1 7, तो 10 में से 7 गया 3, यानी कि 3 0, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, 30 में से 28 गया कितना हुआ, 2 बचा, और 7 3 21। इसके बाद देखिए आप लोग इसमें 11 से लगा देते हैं, तो 11 का 11, तो 14 में से 11 गया तो 3 हुआ, यानी कि 3 शेषफल बचा, 11 3 33, यानी कि ये हो गया। यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही हो जाएगा इसका आंसर। लिख देंगे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, यानी कि ये हो गया। 5005 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो आइए 5वां नंबर का प्रश्न देखिए, इसको भी लिखना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो देखिए 7429 है, तो इसको लिखते हैं। इसको देखिए काटते हैं तो 2 से नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटता। हाँ, इसके बाद देखिए 17 से इसको लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 17 चौका 68। इसके बाद देखिए 17 चौका 68 और 17 तिया 68, इसके बाद देखिए 17 तिया 51, तो यानी कि 3 हो जाएगा,
इसके बाद देखिए 17 तिये 51 और इसके बाद जो है इसके बाद देखिए आप लोग 17 सत्ता 119 यानी कि 7 ये कट गया 17 कान से। इसके बाद देखिए अब जो है 19 कान से लगाते हैं तो 19 से लगाए तो 19 दुना कितना हो जाएगा 19 दुना हो जाएगा 38 19 दुना 38 43 में से 38 गया कितना हुआ तो 43 में से 38 जाएगा तो 5 19 तिया 57 ये हो गया। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 17 गुना 19 गुना 23 ये हो गया। यही सारे सवाल को इस टाइप का जब भी दे देगा और पूछेगा कि आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए तुरंत एलसीएम के टाइप से बना देंगे। इसी टाइप से ना बचपन में एलसीएम बनाते थे और इसको देखते हैं गुना नहीं करेंगे सिर्फ गुणनफल के रूप में दर्शा दिए। यहाँ देखिए गुना के रूप में दर्शा दिए है ना यही हो गया समझ गए ना। आइए अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। इससे पहले दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग समझ जाते हैं कि अब एलसीएम क्या होता है। एलसीएम के बारे में ही अब आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो कहेगा एलसीएम निकालिए एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम होता क्या है इसको भी पहले समझ लेते हैं। तो एलसीएम जैसे कि कहा था आपको 4 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए तो 4 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए बचपन में हम लोग किस प्रकार करते थे इस तरह से। तो 2 दूना 4 2 चौका 8 2 एकान 2 और 2 दूना 4 तो क्या करते थे 2 गुना 2 4 8 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। जब एलसीएम कहता था तो इसको इन सभी को क्या करते थे गुना कर देते थे। तो 2 दूना 4 दूना 8 ये कहते थे बचपन में हम लोगों को 4 और 8 का कहता था एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम का मतलब क्या हुआ लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग इस तरह से करते थे और अंतिम में क्या करते थे गुना कर देते थे। गुना करने के बाद देखिए एक बात समझिए एलसीएम हुआ छोटी से छोटी संख्या होती है। छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए। यहाँ देखिए दी हुई संख्या 4 8 ना है इसी कारण कहा रहा था एलसीएम निकालने के लिए। तो देखिए 4 8 से कटता है 8 4 दूने 8 8 एकान 8। तो एलसीएम का मतलब समझे वह छोटी से छोटी संख्या। आप कहिएगा सर जी यहाँ पे ये नहीं होगा 24 नहीं होगा 24 भी तो दोनों संख्या से कटता है 4 छक्का 24 और 8 त्रिया 24 तो 24 नहीं होगा। एलसीएम का मतलब समझिए आप लोग वह छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी संख्या इसके बारे में हम लोग वर्णन करते हैं एलसीएम में। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः कट जाए। तो दी हुई संख्या 4 8 था 4 8 से ने हमको 4 8 का ने हमको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा था। तो 4 8 से तो ये 8 कट जाता है 4 दूने 8 और 8 एकान 8। अब बोलेगा 24 क्यों नहीं होगा तो 24 8 से बड़ा है। तो एलसीएम का मतलब बड़ा वाला नहीं ना है वह छोटी से छोटी संख्या ना। तो छोटी से छोटी संख्या ये हो गया 8 हो गया 24 नहीं हुआ। आप लोग कहिएगा सर 4 छक्का 24 8 3 24 ये संख्या से यानी कि ये दी हुई संख्या से 24 भी कटता है। तो 24 को काहे नहीं लिए तो 24 को इसलिए नहीं लिए क्योंकि 24 बड़ा संख्या हो गया। एलसीएम कहता है बड़ा संख्या नहीं वह छोटी सी छोटी संख्या है। इसको परिभाषा के रूप में लिख लीजिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरा कट जाए। पूरी नहीं लिखिए पूरा कट जाए उसी को कहते हैं एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरा कट जाए उसी को कहते हैं एलसीएम। समझ गए ना। आइए अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है उसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखें ना हम किस तरह से पढ़ाने का मेरा तरीका है। एलसीएम पढ़ाए तो एलसीएम का मतलब क्या होता है वो भी ना पढ़ना जरूरी है। एचसीएफ पढ़ा दिए तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है सब चीज़ का मतलब जान के समझ के एक बेहतरीन तरीके से चैप्टर को खत्म करेंगे तो चैप्टर हलवा लगने लगेगा। जब चैप्टर आपको बढ़िया तरीका से आसानी से समझने लगिएगा तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक सकता है नहीं ना रोक सकता है। तो आइए दूसरे नंबर के सवाल को पढ़िए। तो देखिए दूसरा नंबर का सवाल कहता है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ का मतलब क्या हुआ महत्तम समापवर्तन निकालने के लिए हम आपको 2 तरीका बताए थे एक भाग विधि से और एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के विधि से जो प्रश्नावली 1.1 में समझे। प्रश्नावली 1.1 में हम बताए ना कि एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है। एक बताए थे भाग विधि से जो बचपन में आप लोग बचपन से करते आ रहे थे। दूसरा क्या था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की विधि से। आइए एक और नया तरीका समझते हैं कि एचसीएफ निकालने का एक और नया तरीका क्या है। तो वह है अभाज्य गुणनखंड के विधि से। अभाज्य गुणनखंड के विधि से हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत एचसीएफ और एलसीएम निकालने के प्रयास करेंगे। और ये पूछता है 2 अंक में हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए लेकिन किस विधि से तो अभाज्य गुणनखंड के विधि से। तो आइए अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो देखिए 26 और 91 का पूछा है तो 26 लिख दिए। इसके बाद देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा तो 26 का देखिए 13 दूना 26 ये हो गया। तो 2 गुना 13
एक भी लिख सकते हैं। एक तो किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। 13 दूना 26 है, 26 गुना 1 तो 26 ही ना हुआ, प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके बाद देखिए 91 तो 7, 13 7 91। देखिए 91 का कितना हो जाएगा 1 गुना 7 गुना 13। तो देखिए HCF का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में हो, जो दोनों में उपस्थित हो, उसी को कहते हैं HCF। देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो इसका HCF क्या निकल गया 13। और 1 भी है तो 1 यहाँ पर गुना कर देते हैं, 13 गुना 1 यानी कि 13 होगा। समझ गए ना। ठीक है, उसी तरह आपको इसका LCM कहेगा निकालने के लिए। HCF के बारे में तो समझ गए। HCF किसको कहते हैं, जो दोनों में कॉमन रहे। लेकिन LCM के बारे में पूछेगा तो LCM कैसे लिखेंगे, तो LCM लिखने का तरीका क्या है। देखिए कौन नहीं मिल रहा है, यहाँ देखिए कोई नहीं मिल रहा है, एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा है। तो देखिए 2 गुना 7 गुना 13 तो कितना हो जाएगा 7 गुना 14 और 14 13 को गुना कीजिए तो 4 तिया 12 हो गया। इसके बाद देखिए 3 1 3 1 4 4 तिया 42 14 1 14। इसके बाद देखिए 2 और इसके बाद देखिए 4 4 8 1 यानी कि इसका कितना हो गया, इसका गुणनफल हो गया, यानी कि इसका एलसीएम हो गया 182। समझे ना किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। देखिए आप लोग एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे तो आप लोग बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे, क्योंकि एचसीएफ निकालना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि देखते हैं जो कॉमन रहता है उसी को लिख देते हैं। आइए एलसीएम किस तरह से हम लोग निकालते हैं उसको बढ़िया तरीका से देखिए। तो एलसीएम हो जाएगा इसका एलसीएम। देखिए तो 26 को क्या लिखे हैं 1 गुना 2 गुना 13। इसके बाद देखिए 91 को क्या लिखे हैं 1 गुना 1 तो लिखे सकते हैं ना, 1 तो किसी भी में प्रेजेंट रहता है, कोई भी संख्या में 1 प्रेजेंट रहता है। 1 गुना इसके बाद देखिए कितना लिखे थे 7 लिखे थे गुना 13। तो एलसीएम में देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, जो नहीं मिलता है, जो नहीं मिलने का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में नहीं उपस्थित रहता है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे इसमें नहीं है 2 तो इसको लिख लेंगे, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है। इसके बाद देखिए 7 यहाँ पे है और 7 नहीं है यहाँ पे, तो 7 को भी लिखना है। इसके बाद देखिए जो 13 तो दोनों में उपस्थित है तो दोनों वाला को भी लिखेंगे, समझ गए। इसके बाद ये इसको गुना करने के बाद 182 आ गया। इसी को कहते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो आइए दूसरे नंबर का सवाल को देखिए, इसका भी निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो देखिए 510 का हो जाएगा 2 दूना 4 2 पंच 10 2 पंच 10। इसके बाद देखिए 5 25 5 1 5। इसके बाद देखिए 17 3 51। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, ये हो गया। इसके बाद देखिए 92 का, तो 92 का कितना हो जाएगा 92 का देखिए, तो 92 का हो जाएगा 46 2 चौका 8 2 छक्का 12 23। तो कितना हो जाएगा 2 गुना 23। आप देखिए एचसीएफ किस तरह से हम लोग निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 2 है 1, लेकिन यहाँ पे आप नहीं देख रहे हैं 2, जो दोनों में उपस्थित रहना चाहिए। तो दोनों में यही 2 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि 2 को 2 है तो ऐसे कर देंगे 2 गुना 2, यानी कि कॉमन का मतलब क्या हुआ, उस यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में से मिलता है, उसमें से कोई एक लेते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो कितना विद्यार्थी क्या करेगा, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, 2 गुना 2 बराबर 4, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं करना है, जो दोनों में मिल रहा है तो दोनों में मिल रहा है, उन दोनों में मिले हुए से कोई एक को लेना है, समझ गए ना। आइए एलसीएम को देखते हैं। एलसीएम का मतलब क्या बताए, जो है देखेंगे एलसीएम में कि यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है 2 बार, और यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 1 बार आया है। तो जो मैक्सिमम बार आता है, यहाँ पे 2 कितना बार आया है मैक्सिमम अधिकतर बार, यहाँ हम देखते हैं 2 अधिकतम बार आया है 2 बार, देखिए 2 बार आया है ना, यहाँ पे तो 1। तो एलसीएम में अधिकतम बार देखेंगे कौन सा क्या कितनी बार आया है, कौन सी संख्या कितनी अधिकतम बार आया है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 बार आया है, तो 2 गुना 2, समझ गए। इसके बाद देखिए 5 कितना बार आया है अधिकतम, तो 1 बार। इसके बाद देखिए आप लोग 3 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है, गुना 17 भी 1 बार आया है। इसके बाद 23। अब इन सारी संख्या को गुना कर देंगे। देखिए 2 गुना 2 2 पंच 10, यानी कि यहाँ पे 2। आप देखिए इन सारे संख्या को गुना करने के बाद आपको आ जाएगा 234 60। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा ना, तो गुना करिएगा ना तो आपको आ जाएगा। लेकिन मेरा मकसद क्या है यहाँ पे एचसीएफ आपको समझाना है। तो एचसीएफ तो आप लोग आसानी तरीके से निकाल लीजिएगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में रहता है, जो दोनों में रहता है उसमें से किसी एक को लिखते हैं, समझ गए। यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पर तो 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, अब कॉमन नहीं मिल रहा है, सेम टू सेम नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 2 ही हो गया। लेकिन आपको एलसीएम में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है, अधिकतम बार वह संख्या, कौन सी संख्या अधिकतम बार कितना बार आया है, जो अधिकतम बार आता है उसी को लिखते हैं एलसीएम में। तो 2 अधिकतम बार 2 बार आया है, 5 तो 1 बार आया है अधिकतम, तो 5 1 बार लिख दिए, 3 1 बार आया है, फिर 17 भी 1 बार आया है अधिकतम, 23 भी। इसके बाद सारी संख्या को क्या किए, गुना कर दिए। गुना करने के बाद जो रिजल्ट आ जाता है वही एलसीएम होता है, समझ गए ना इसके बारे में। इसे आप देखिए तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर में 3 से 36 है।
तो 336 का देखिए, तो 336 का कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21। आप देखिए 336 को इतना यानी कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुना 2 गुना 3 गुना 7, ये हो गया। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 गुना 7, 3 गुना 7। इसके बाद देखिए कितना है 54, तो 54 को किस तरह से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 2 दूना 4 और 2 7 14, 3 नंबर 27, 3 3 9, ये हो गया। तो 54 को किस तरह से लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। आप इसमें एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब तो आप लोग समझ गए हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है। तो यहाँ देखिए ये 2 इसमें आ गया, ये 3 क्या हो गया, 3 भी आ गया इसमें, ये 3 भी आ गया इसमें, ये 3 दोनों में है। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, एक तो रहता ही है ना, एक तो सब में रहता है, तो एक से किसी भी संख्या में गुना भी कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 गुना 3 हो गया, समझ गए ना, तो 2 गुना 3 यानी कि एचसीएफ हो गया 6, समझ गए। अब एलसीएम देखिए निकालते कैसे हैं, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम निकालने के लिए एक बार इसको फिर लिख लीजिए बढ़िया तरीका से, ताकि आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ जाए। 336 का क्या लिखे थे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 4 को 2, और इसके बाद देखिए 3 गुना 7। इसके बाद देखिए 54 का क्या बताए थे, तो 54 का बताए थे अभी 2 गुना 3 गुना 3, यहाँ देखिए फिर 3 2 3 6 18 3 54 हो गया ना। इसके बाद देखिए एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं, ये दो संख्या के एलसीएम, बढ़िया तरीके से समझिए। तो एलसीएम में हम क्या बताए थे, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है, लेकिन इसमें जो है एक नया तरीका आ गया है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें देखेंगे दो मैक्सिमम बार, अधिकतम बार कितना बार आया है, तो उसको 2 का अधिकतम बार लिखेंगे। यहाँ पर भी 2 है, 2 का 2 मैक्सिमम कितना बार आया है, तो 4 बार। यहाँ देखिए 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे 4 बार आया है ना, तो मैक्सिमम वाला को लिखेंगे। तो 2 कितना बार आया है, तो 4 बार, तो 2 4 बार लिख देते हैं ऐसे ही। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। और इसके बाद देखिए कौन नहीं मिलता है, यानी कि इसके बाद और देखेंगे 3 कितना बार मैक्सिमम आया है। देखिए इससे और आगे वाला प्रश्न है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग वहां पे समझ जाइएगा कि इस टाइप के सवाल को किस तरह से बनाएंगे जब मैक्सिमम वाला आ जाए तब। देखिए 3 कितना बार मैक्सिमम आया है, 3 बार, तो इसको 3 बार लिख देते हैं, लिख दिए। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम देखते हैं, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, लेकिन देखेंगे मैक्सिमम बार, एलसीएम में क्या कहते हैं, मैक्सिमम बार देखते हैं। अधिकतम बार कितना, 2 आया है, तो अधिकतम बार 2 आया है। 4 बार, अधिकतम बार 3 कितना बार आया है, तो 3 बार आया है। अधिकतम बार देखिए 7, तो 7 अकेले है तो 7 कर दिए। इसके बाद गुणनफल के रूप में कर देते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। इसके बाद ये इन सारे को गुणनफल करने के बाद आ जाता है इसका आंसर 3024, यानी कि 3024। इसको गुना कर लीजिएगा ना, हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिए ना। यहाँ पे हम क्या बताने का प्रयास करिए, 336 54 का, इसमें देख रहे हैं 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कितना बार अधिकतम बार आया है, जितना बार अधिकतम आता है उसी को कहते हैं एलसीएम। यहाँ देखिए अधिकतम 2 4 बार आया है तो 4 बार लिख दिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों जगह 3 देखे तो 3 मैक्सिमम बार कितना है, तो 3 बार। मैक्सिमम बार कितना बार आता है उसको लिखते हैं यहाँ पे, समझ गए ना, एक को 3 को नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखिए 7 तो एक ही बार है तो 7 एक ही बार, इसको गुना कर दिए तो 3024 हो गया, समझ गए ना। तो इसी टाइप से निकाला जाता है, इसी तरीका से। तीसरे नंबर का प्रश्न को पढ़िए, तो तीसरा नंबर भी प्रश्न वही कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो देखिए 12 का कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, तो 12 को हो जाएगा कितना, 12 को देखिए तो 2 6 12 2 3 6, इससे पहले जो बनाए ना उसी मेथड से, तो 2 गुना 2 गुना 3, 12 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 4 3 12। इसके बाद देखिए 15 को किस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुना 5। इसके बाद देखिए 21 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 7। एचसीएफ के बारे में हम आपको बताए हैं, यहाँ पे 3 गो संख्या है, तो तीनों संख्या में देखेंगे, तीनों को अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा इसका क्या, एचसीएफ हो गया 3, जो तीनों में मिल रहा है। यानी कि जब 2 को संख्या रहेगा ना, तो जो देखेंगे दोनों में मिल रहा है उसी को कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है मिलने वाला है। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम देखिए किस तरह से निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका था, देखिए इसको 12 लिख लीजिए पहले, तो 2 गुना 2 गुना 3, और इसके बाद देखिए 15 3 गुना 5, इसके बाद देखिए 21 3 गुना 7, ये आया। तो देखिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम में देखते हैं कि कौन सी संख्या कितना मैक्सिमम बार, अधिकतम बार कितना आया है, तो 2 बार आया है, तो इसका मतलब एलसीएम में लिखेंगे क्या, 2 गुना 2
2 गुना 2। इसके बाद 3 कितना बार मैक्सिमम आया है, तो 1 बार आया है, देखिए सब में 1 बार आया है तो 3 लिख दिए। इसके बाद देखिए 7, तो 7 1 बार आया है, 5 भी 1 बार आया है। अब इन सारे को गुना करने के बाद देखिए 2 दूना 4 तिया 12 और 12 7 84 और 84 पंचा 5 का 20 और 8 पंचा 40 और 40 2 42। इसका आंसर हो गया 420। समझ गए ना, समझ गए ना एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। यही एलसीएम निकालने में विद्यार्थी को थोड़ा टेंशन होते रहता है। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है हम बता दिए। एलसीएम में देखते हैं कि कौन सी संख्या कितना बार अधिकतम बार आया है। यहाँ देख रहे हैं 2 अधिकतम बार 2 बार आया है, तो यहाँ लिखिए 2 गुना 2। इसके बाद 3 तो 1 बार आया है, तो 3 1 बार लिख दिए। 5 7 1 बार आया है, तो 5 गुना 7 कर दिए। इसके बाद गुना कर दिए, गुना करने के बाद 420 आया। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन। बार बार हम एक ही बात को दोहराते रहते हैं ताकि आपको एक बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। इसके बाद देखिए 17, इसके बाद देखिए 23, इसके बाद 29 है। दूसरे नंबर के प्रश्न को पढ़िए तो 17 का कह रहा है, तो 17 का क्या हो जाएगा 1 गुना 17। इसके बाद 23 का क्या हो जाएगा 1 गुना 23, क्योंकि 23 का और कोई अन्य गुणनखंड है ही नहीं है। इसके बाद 29 का क्या हो जाएगा 1 गुना 29। यहाँ देखिए कोई नहीं मिलते रहता है तो एक तो मिलते रहता है, तो एचसीएफ देखिए एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि 1 तीनों में मिल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे कहेगा कितना विद्यार्थी कहेगा सर जी एचसीएफ निकलेगा ही नहीं। एचसीएफ क्यों नहीं निकलेगा, अगर कुछ गुना के रूप में नहीं रहता है तो एक तो रहता है, और जब एक तीनों में मिला तो एचसीएफ हो गया 1। इसके बाद देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो है देखिए 17 कितने बार आया है अधिकतम बार 1 बार, तो 17। 23 कितना बार अधिकतम बार आया है, तो 1 बार, तो 23 लिख दिए। 29 कितना बार अधिकतम बार आया है, तो 1 बार, तो 29 लिख दिए। इसके बाद इसको गुना कर दिए। इसके बाद देखिए आप लोग 17 23 और 29 को गुना कीजिए, तो 17 23 29 को गुना कीजिएगा 11 339 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 11 339। हम गुना किए हुए हैं तब बता रहे हैं आपको। 17 23 29 को गुना कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 11 339 आ जाएगा। समझ गए ना। तो इस टाइप के सवाल बनाने का यही तरीका है। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर में क्या है 8, तो 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का देखिए 2 चौका 8 2 दूना 4, यानी कि कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद देखिए 9, तो 9 का कितना हो जाएगा 3 गुना 3। इसके बाद देखिए 25 का कितना हो जाएगा 5 गुना 5। यहाँ देखिए एचसीएफ तो मतलब क्या हुआ, एचसीएफ 3 को संख्या है, तो तीनों को संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है, तो यहाँ पे कोई संख्या देखे नहीं रहे हैं। 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी कोई भी संख्या नहीं है। जब कोई भी संख्या एक दूसरे के साथ नहीं रहता है, एक दूसरे संख्या के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में नहीं रहता है, तो कोई नहीं रहता है, तो एक तो रहता है। यहाँ पे एक तो गुना कर सकते हैं, एक तो गुना कर सकते हैं, एक तो गुना कर सकते हैं। और जब एक गुना करते हैं तो वो संख्या में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। लेकिन 2 दूना 4 दूना 8, 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो 8 ही ना हुआ। तो एचसीएफ कितना निकल गया 1। जब कुछ नहीं मिलते रहता है एक दूसरे में, तो 1 मिलते रहता है, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। इसके बाद देखिए एलसीएम, यही एलसीएम निकालने में थोड़ा परेशानी होती रहता है। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम में हम क्या बताए थे 2 मैक्सिमम बार। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 मैक्सिमम बार कितना आया है, तो मैक्सिमम बार 3 बार आया है, तो यहाँ पे 3 बार लिख देंगे 2 को। एलसीएम में मैक्सिमम बार यानी कि अधिकतम बार कितना आया है रहता है उसको लिखते हैं। इसके बाद देखिए 3 कितना अधिकतम बार आया है, तो 2 बार आया है, तो 3 गुना 3 लिख देते हैं, गुना है। इसके बाद देखिए 5 कितना बार आया है अधिकतम, तो 5 आया है 2 बार, तो गुना 5 लिख दिए। अब इन सारे संख्या को गुना कर देंगे, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही इसका जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो इन संख्या को गुना करने पे आता है आपको 1800। हम गुना किए हुए हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका समझ गए। एक बार हम फिर समझा देते हैं। बार बार क्यों समझाते हैं, ताकि आपको एक बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। वैसे आप लोग वीडियो को पीछा करके भी देख सकते हैं, समझ गए ना। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, देखेंगे वह संख्या कितना बार मैक्सिमम आया है। देखिए 2 यहाँ पे 3 बार आया है, तो 3 बार लिख दिए। 3 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2 बार लिख दिए। 5 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2 बार लिख दिए। अब इन सारी संख्या को गुना कर देते हैं, गुना करने के बाद 18 आया। और एचसीएफ निकालने में आसानी है ना, एचसीएफ बहुत आसान है। जो देखते हैं कौन कॉमन मिल रहा है, जो तीनों में मिलता है। 3 को संख्या रहता है तो तीनों में देखेंगे, अगर 2 को संख्या रहेगा तो दोनों में देखेंगे। जो मिलता है उसी को लिख देते हैं एचसीएफ में, समझ गए। आइए अब हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। देखिए 2 संख्या ले लेते हैं, आपको 4 और 8 ले लिए। इसी तरीके से आप लोग 2 नंबर के सवाल में बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले उसका क्या निकाल लीजिएगा, इससे पहले जो 2 नंबर का सवाल बताए उसमें एचसीएफ निकाल लीजिएगा और एलसीएम निकालिएगा। और एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा ना, तो उसको गुना कर दीजिएगा। गुना करने के बाद देखिएगा इस साइड, और इसके बाद उन दोनों संख्या को गुना कीजिएगा। अगर एक दूसरे के बराबर होता है तो समझ जाइएगा हाँ 2 संख्या को गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। देखिए 4 और 8 का निकालते हैं एलसीएम, तो 2 दूना 4 2 चौका 8 2 1 2 2 दूना 4, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा
तो एलसीएम हो गया कितना 8 हो गया। इसके बाद देखिए इसका एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए थे आपको 4 और 8, 4 दूना 8, ये कट गया तो ये हो गया क्या, ये इसका एचसीएफ हो गया 4, क्योंकि 4 से कट गया, यानी कि इसका एचसीएफ हो गया कितना 4। तो कितना हुआ एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना आया 4 और एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपको आया 8, तो 8 चौका 32। एचसीएफ गुना एलसीएम का मान कितना आया 32। अब ये दोनों संख्या गुना कीजिए, तो दो संख्या कौन था 4 8, तो 4 8 को भी गुना करते हैं तो 32। तो हाँ ये होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। समझ गए ना किस तरह से आया। 4 8 का सबसे पहले एलसीएम निकाले तो कितना आया 8 आया, और फिर 4 8 का हम लोग भाग विधि से क्या निकाले एचसीएफ निकाले तो 4 आया। तो इन एचसीएफ गुना एलसीएम करना है, यहाँ पर कर रहा है ना एचसीएफ गुना एलसीएम, तो 4 गुना 8, 8 चौका 32 आया। अब इसी संख्या यहाँ पे दो संख्या कौन था 4 8 था, 8 चौका 32, यहाँ पर भी आया 32, यहाँ पर भी आया 32, यानी कि एक दूसरे के बराबर होता है। तो यानी कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। इसी तरह से आप लोग वहाँ पर भी लिखिएगा, समझ गए ना। आइए इस पे क्वेश्चंस किस तरह से पूछता है। देखिए दो संख्या, तो दो संख्या मान के चलिए ए बी दे देगा आपको, मान लीजिए दो संख्या का गुणनफल, तो मान लीजिए पहला संख्या ए है, गुणनफल का मतलब गुना दूसरा संख्या मान लेते हैं बी, ए गुना बी बराबर किसके बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर। इसी में दे देगा, कहेगा कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल 25 है और एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल का मतलब हुआ a गुना बी, तो a गुना बी बराबर दे दिया है कितना 25। यहाँ देखिए दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है 25 और एचसीएफ 5 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो दो संख्या का गुणनफल होता है क्या, का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर। अभी तो जस्ट देखिए होता है ना यही फॉर्मूला के आधार पर। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है 25, तो इसके जगह 25 रख दिए। इसके बाद देखिए एचसीएफ कितना दिया है, तो एचसीएफ 5 दिया है और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 25/5 यानी कि एलसीएम बराबर 5 निकल गया, ये कट गया ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेगा। कैसे रहेगा, दो संख्या का गुणनफल दे देगा और एलसीएम में दे देगा और कहेगा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो हम जानते हैं दो संख्या का गुणनफल के बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या के गुणनफल का मान जितना दिया रहेगा उसके जगह पर रख देंगे। अगर एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम कहेगा ज्ञात करने के लिए, यानी तो एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ कहेगा ज्ञात करने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग वहाँ पे बनाइएगा। वैसे इसके बारे में एक और बेहतरीन तरीका से वीडियो बना देते हैं कि यानी कि ये जो है दो संख्या के गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। इस पर जो है किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एक बेहतरीन तरीका से पूरा डिटेल में बना देंगे। पहले यहाँ पे चैप्टर को खत्म करने दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। समझ गए ना, बात को हम दोहरा देते हैं बेकार में, विद्यार्थी सब पढ़ता नहीं होगा फिर भी हम। देखिए चौथा नंबर का प्रश्न देखिए। इससे पहले जो हम बताए कि दो संख्या का गुणनफल है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है, और यह भी बताए कभी एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम पूछेगा, अगर एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ पूछेगा। यहाँ देखिए एचसीएफ बराबर दे दिया है 9, एचसीएफ दे दिया है और फिर पूछा है एलसीएम। इसके बाद दोनों संख्या भी दे दिया है। यहाँ देखिए 306 और 657, ये क्या है, दो संख्या है। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको बनाने का प्रयास करते हैं। दो संख्या का, इसके ऊपर हम जो है ना हम एक बेहतरीन तरीका से कैलकुलेशन करके एक बेहतरीन तरीका से कंसेप्ट दे देंगे। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर। तो दो संख्या कितना है, तो दो संख्या है 306 657, ये 306 गुना 657, क्योंकि दो संख्या का गुणनफल का मतलब गुना 306 गुना 657। इसके बाद देखिए एचसीएफ कितना दिया है दो संख्या का, तो 9 दिया है, तो 9 दे देते हैं। इसके बाद एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, समीकरण आता है ना रे, तो 306 गुना 657, इसके बाद 9। अब इसके बाद काटिए तो कितना हो जाएगा, 3 का से कटेगा, 3 तिया 9, 3 एक 3, 3 से 9 सुना 3 दूना 6। इसके बाद देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसके बाद देखिए 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब देखिए 34
और 6 से 57 को गुना कीजिए, जो गुना करने के बाद रिजल्ट आएगा वही इसका हो जाएगा आंसर। तो 34 6 57, तो इसके बाद देखिए 34 को गुना कीजिए तो 7 चौके 28, 5 चौके 20, 2 22, 4 6 चौके 24, 2 26 हो जाएगा। इसके बाद 7 3 21 और 5 3 15, 2 17, 6 3 18, 1 19, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 1 7 6 13 हो गया, 13 है, 13 का 3 है, 9 2 11 1 12। इसके बाद देखिए 1 1 2, तो कितना हो जाएगा इसका 223, इसके बाद 38, यानी कि कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार 22,338, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार 22,338 आ गया। देखे ना, जब दे देगा दो संख्या का गुणनफल दे देगा, कभी एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ मांगेगा, कभी एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम मांगेगा। इसके बाद देखिए आपको पूछ रहा है कि 6 पे पावर n अंक शून्य पे समाप्त होगी। देखिए 5वां नंबर प्रश्न, समाप्त होगी, तो लिखेंगे इसका जवाब नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 पे पावर n अंक शून्य पे समाप्त होने का मतलब क्या हुआ, इकाई अंक शून्य आना चाहिए। तो इकाई अंक शून्य आएगा कब, मान के चलिए इकाई अंक शून्य 25 से ले लीजिए। इकाई अंक कब शून्य आता है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है कि वह शून्य पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे अगर उसमें 2 और 5 है तो वह शून्य पे समाप्त होगी। देखिए 6 से n का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 6 का निकालिए, तो 6 का निकालते हैं, 2 3 है लेकिन 2 5 है ये नहीं है, तो ये क्या होगा, शून्य पे समाप्त नहीं होगा। कब होता है, जब 2 और 5 आता है। और 2 5 आने के बाद अगर कोई तीसरा भी संख्या रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 5 का आना जरूरी है। यानी कि 2 गुना 5 गुना 3 गुना कुछ लिखिए, तो 2 गुना 5 आया, 2 5 10 या 30 दूना 60। देखिए तो इकाई अंक 0 आया, तो यहाँ 2 5 है तब नहीं इकाई अंक 0 आया। 2 5 10 या 30 दूना 60 आया ना, 60 की इकाई अंक क्या है, 0। तो कोई भी संख्या शून्य पे तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, ये भाषा वाला सवाल है, तो कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त कब होती है, तो लिखेंगे यहाँ पे, ये भाषा वाला सवाल है तो भाषा वाला सवाल में लिखना पड़ेगा, कोई भी संख्या 6 पे पावर n अंक शून्य पे तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 आए। यहाँ पे 6 n के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 नहीं आता है, इसलिए 6 पे पावर n अंक शून्य पे समाप्त नहीं होगी। ये भाषा वाला सवाल था, तो इस तरह से बनाना है, समझ गए ना। ठीक उसी तरह देखिए 4 पे पावर n ये कभी होगा शून्य पे समाप्त। 4 पे पावर n देखिए, तो 4 पे पावर n जो है तो इंक सद रहा है तो इंक डालना पड़ेगा ना, पहले हम आपको समझाइए देते हैं तब डालेंगे इंक। 4 पे पावर n अंक शून्य पे समाप्त होगा, तो इसका भी जवाब देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे, तो क्योंकि 4 का देखते हैं, 2 दूना 4, 2 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता है। तो कोई भी संख्या 4 पे पावर n अंक तभी शून्य पे समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 आता है। यहाँ देखिए 6ठा नंबर के सवाल के देखिए, तो 6ठा नंबर में दिया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसको पूछ रहा है कि क्या यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के बारे में हम पहले ही बता दिए। क्यों बताते हैं हम पहले, ताकि विद्यार्थी बढ़िया तरीके से समझा रहेगा, तब ना चैप्टर को शुरुआत करेंगे। जब चैप्टर के पीछे में जितना भी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर आप लोग उन सारी महत्वपूर्ण बातों को एक बेहतरीन तरीका से समझ जाते हो तो चैप्टर बनाने में आपको क्या होता है, आसान लगता है। यहाँ देखिए ये भाज्य संख्या होगा, क्यों होगा, तो भाज्य संख्या यहाँ पर देखिए, तो 8 को निकालते हैं, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4। इसके बाद देखिए आपको 32 को देगा, तो 2 16 दूना 32, 2 8, 2 चौका 8। ये देखिए भाज्य संख्या का मतलब यह हुआ कि वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या से कटता हो। यहाँ देखिए 8 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। यहाँ देखिए कितने संख्या से कट रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्या से कट रहा है, तो उसी को ना कहते हैं भाज्य संख्या, जो 2 या 2 से अधिक संख्या से कटता हो। यहाँ देखिए इसका गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुना 2 गुना, इसके बाद ये आता है। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पर भी ये गुणनखंड के रूप में है ना, यानी कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो देखिए करते हैं, आप देखिए कॉमन क्या है, तो 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो 13 कॉमन। 13 कॉमन का मतलब हुआ 13 बाहर निकाल लिए। इसके बाद बच गया 7 गुना 11 गुना 1, क्योंकि 13 तो बाहर निकाल लिए। फिर इसके बाद बच जाएगा 13 का 13। इसके बाद देखिए 13 गुना, इसके बाद देखिए 11 7 77 प्लस 1, तो 13 गुना 78। ये 78 क्या है, 78 भाज्य संख्या है ना, है। 78 को देखिए 1 से भी काटिएगा कटेगा, 2 से भी काटिएगा तो कटेगा। इसके बाद देखिए 39 से भी काटिएगा तो कटेगा, 9 दूना 18, 3 6 1 7, यानी कि बहुत सारी संख्या से ये कटता है। तो जो बहुत सारी संख्या से कटता है उसी को तो कहते हैं भाज्य संख्या। इसका मतलब ये भी, इसका गुणनफल भी क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। 13 गुना 78 को भी गुना कीजिएगा ना, तो गुना करने के बाद जो संख्या आएगा वह भी संख्या जो है बहुत सारी संख्या से कटेगा। तो बहुत सारी संख्या से करता है, उसी को ना कहते हैं भाज्य संख्या। अब तो समझ गए। वैसे इस टाइप का पाठ के चलिए 5 गुना 9 गुना 18 गुना 20, इस तरह से देख लीजिएगा ना, तो सब भाज्य संख्या होगा।
क्यों होगा? ये 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। जो बहुत सारी संख्या से करता है उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। समझ गए ना? तो इस टाइप का जब भी रहेगा गुना के रूप में तो आप लोग 100% कन्फर्म है उसको मारिएगा भाज्य संख्या में। समझ गए? देखिए और दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में है, 6 में दूसरा कथन क्या है देखिए। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। हम तो यहाँ पे बोल दिए एक बार में क्या बोले, जो बहुत सारी संख्या जब गुना के रूप में रहे तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह भाज्य संख्या होगा ही। फिर भी यहाँ देख रहे हैं 5 है, यहाँ पे प्लस में 5 है तो उसको 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन लेते हैं। देखिए 7 गुना 6 गुना 4, क्योंकि 5 गुना ऐसे जो है 5 की जगह पे 1 दे दीजिए, क्योंकि 5 बाहर निकालिए तो 5 गुना 1 तब ना 5। इसके बाद देखिए 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 हो जाएगा, होगा ना। इसके बाद देखिए 5 7 छके 42, इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 7 छके 42। अब 42 चौका कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौका 16। इसके बाद देखिए फिर 3 से गुना कीजिए, 8 3 24 और 6 3 18 2 20, 3 दून 5। इसके बाद देखिए 2 से गुना कीजिए, 8 2 0 0 5 दूना 10। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा और इसके बाद 1 जोड़ दीजिए, 7 छके 42, 42 चौका कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौका 16। और इसके बाद 3 से गुना कीजिए तो 8 3 24, 6 3 18 2 20, 3 2 5। इसके बाद 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8 2 0 0 5 दूना 10। 1009 आएगा, क्योंकि ये इसको 1 को भी जोड़ना है तो 1009 आ गया। ये भी बहुत सारी संख्या से कटेगा। यहाँ देखिए कितना आ गया 5 गुना 1009, तो 5 गुना यहाँ देखिए 5 गुना 1009। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं कुछ है तो 1 तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये संख्या को जो गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 5 से भी कटेगा, 1009 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो यही तो बात हम आपको बता रहे हैं कि जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या से कटे उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या है। समझ गए? क्या बताने का प्रयास करिए। 5 गुना 1009 है, नहीं कुछ है तो 1 तो भी कर सकते हैं, 1 तो गुना कर सकते हैं। 1 गुना 5 गुना 1009, अगर ये तीनों संख्या से गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो ये 5 से भी कटेगा वो संख्या, 1009 से भी कटेगा और 1 से तो कोई संख्या कटता ही है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। तो इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या है। इस तरह से जब भी लिखा रहे 5 गुना 9 गुना 8 गुना 20, इस तरह से जब भी लिखा रहे ना तो आप लोग समझ जाइएगा इन सारी संख्या को गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा गुणनफल के रूप में, फिर ये संख्या 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, बहुत सारी संख्या से कटेगा, उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। अब कितना बताए, मतलब कि एक ही बात को हम बार बार कहते रहते हैं। समझ गए ना? तो इस टाइप का सवाल बनाने का यही तरीका है। जब ये गुणनफल के रूप में देख लेंगे तो गुणनफल यानी कि गुना के रूप में लिखा हुआ देख लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि उतना संख्या से कटेगा, तो बहुत सारी संख्या से कटेगा। तो आइए इस वीडियो का आखिरी और अंतिम प्रश्न देखिए। एक वृत्ताकार पथ है और उस वृत्ताकार पथ में सोनिया और रवि, क्या नाम है? सोनिया कोई रहे, कितना विद्यार्थी तो सोनिया रवि चाहता है। तो यहाँ देखिए सोनिया और रवि ये क्या कर रहा है, इस वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। मान के चलिए पी पॉइंट से घूम रहा है और एक की चाल क्या है, कम है, एक थोड़ा सुस्ता के दौड़ता है और एक जो है पूरा स्पीड से दौड़ता है। तो कहेगा कि आपको जो है दो व्यक्ति एक ही पॉइंट से एक वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है। घूमने के बाद जो है कहेगा कि आपको कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा दौड़ता है और एक कम दौड़ता है, तो दोनों एक ही समय में दौड़ना प्रारंभ करता है और दौड़ना प्रारंभ करने के बाद फिर कहेगा कि पुनः वह उसी स्थान पे कब पहुंचेगा जहां से वह चला था। मान के चलिए इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका क्या है, कहेगा कि आपको कोई एक वृत्ताकार पथ दे दिया है, उस वृत्ताकार पथ में एक पॉइंट से 2 व्यक्ति चलेगा, 2 व्यक्ति में एक की स्पीड ज़्यादा होगा और एक की स्पीड कम होगा। तो कहेगा कि जहाँ से वह चला था फिर उसी स्थान पर वह कब पहुँचेगा। तो इस टाइप का जब ये सवाल आ जाएगा तो आप लोग उस समय में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर भी इस सवाल में भी हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आता है ना, एलसीएम ज्ञात करें। कितने नंबर सवाल में, तो 7 नंबर सवाल में। एक बार और फिर बढ़िया तरीका से हम बता देते हैं। कहेगा कि कोई एक वृत्ताकार पथ है, उस वृत्ताकार पथ में 2 व्यक्ति घूमता है, एक की स्पीड ज़्यादा है, एक ज़्यादा दौड़ता है, कम समय में ज़्यादा दौड़ लेता है, एक की स्पीड कम है। तो कहेगा कि एक बिंदु से दोनों व्यक्ति एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। अब फिर कहेगा कि उसी स्थान पे जहाँ से वो चला था
जहाँ से वो चला था फिर उसी स्थान पे वह कब पहुँचेगा। तब इस टाइप का सवाल जब ये आ जाएगा कि एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करता है, दोनों की स्पीड अलग अलग है, एक कम दौड़ता है एक ज़्यादा दौड़ता है, तो फिर वो उसी स्थान पे वह कब पहुँचेगा। इस टाइप का जब ये सवाल आ जाएगा तो आप लोग वहाँ पे उस सवाल में क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम जब ये निकाल लीजिएगा तो वह उतना समय में वह जो है दोनों आदमी जिस स्थान से चला था उसी स्थान पे पहुँच जाएगा। समझ गए ना। इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 छक्का 12, 2 में 18, 3 दूना 6, 3 तिया 9। इसके बाद देखिए 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 ना 12 तिया 36, 2 तिया 6 2 ना 12 तिया 36, 36 हो गया इसका आंसर। समझ गए ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।